बसंतपुर नाम के एक गांव में शंकर नाम का एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी लीला, दो बेटों और बहुओं के साथ तालाब के किनारे एक घर में रहता था। उम्र अधिक होने के कारण शंकर के दोनों बेटे गोपाल और नितिन एक साथ अपने घर का खर्च चलाने के लिए काम पर निकलते थे। सुबह का समय था। रसोई से घी और मसालों की खुशबू फैल रही थी। मंजू चूल्हे पर खाना बना रही थी। तभी नितिन अंदर आता है। वाह मंजू, आज तो पूरे घर में तुम्हारे पकवानों की खुशबू फैली हुई है। लगता है तुम्हारे हाथों के स्वाद ने सबका दिल जीत लिया है। अरे नहीं जी, मैंने तो बस रोज की तरह खाना बनाया है। खुशबू अगर अच्छी है तो वो तो आपकी तारीफ करने की आदत है। तुम्हारा काम ही तो इस घर की पहचान है मंजू। माँ जी भी आज सुबह कह रही थी, मंजू के हाथ का बना खाना जैसे मंदिर का प्रसाद। अरे नहीं जी, माँ जी सबका मन रखती हैं, इसलिए तारीफ कर देती हैं। नहीं मंजू, मैं सच कह रहा हूँ। जिस घर में बहू सबका ध्यान रखे वहां भगवान खुद रहते हैं। तुम्हारा अपनापन ही इस घर की असली शांति है। आपका साथ ही मेरी ताकत है जी। घर तो तब चलता है जब सब एक दूसरे का मान रखें। उधर आंगन में शंकर और लीला अपनी चारपाई पर बैठे सुबह की चाय पी रहे थे। तालाब से आती हवा उनके चेहरे पर हल्के झोंके की तरह पड़ रही थी। वहाँ मंजू के हाथों की चाय का तो कोई स्वाद नहीं। मंजू के हाथ की चाय पीने के बाद ऐसा लगता है कि दिन भर की सारी थकान मिट गई हो। हाँ, चाय के स्वाद का तो कोई जवाब नहीं। हमारी दोनों बहुएं कितनी अलग हैं। मंजू हर बात शांति से मान लेती है और शीला हर बात पर तर्क करने लगती है। हाँ लीला, पर दोनों का दिल बुरा नहीं है। मंजू में सादगी है और शीला में आत्मसम्मान। बस दोनों को समझने का तरीका अलग है। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कहीं शीला का गुस्सा घर का माहौल न बिगाड़ दे। मंजू सब सह जाती है, इसलिए सब उसे अच्छा समझते हैं। देखो लीला, जो ज्यादा बोलता है वो बुरा नहीं होता। शायद उसके मन में दर्द ज्यादा होता है। हमें बस इतना करना है कि दोनों को बराबर महसूस हो। सही कहा आपने। अगर हम दोनों सबके साथ बराबरी से पेश आएंगे तो घर में सुकून बना रहेगा। हाँ, माँ बाप का फर्ज यही तो होता है, दोनों को प्यार देना, पर किसी एक को तराजू में भारी न होने देना। शंकर की छोटी बहू मंजू बेहद ही सरल स्वभाव और भोली भाली थी, परंतु दूसरी ओर शीला बहुत ही घमंडी थी। वह मंजू से नफरत करती थी। चेहरे पर खींच थी, आंखों में जलन। तभी गोपाल अंदर आता है। क्या बात है शीला, सुबह से तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा चढ़ा है। क्या बताऊं, सबकी नजरों में बस मंजू ही अच्छी है। माँ जी को भी उसी के हाथ का खाना पसंद है। मैं कुछ करूं तो कोई देखता तक नहीं। अरे, तुम हर बात का मतलब क्यों निकालती हो? माँ सबको बराबर मानती हैं। बराबर बस बोलने को है। सारी तारीफें मंजू की, सारा ध्यान उसी पर। मुझे तो जैसे कोई गिनता ही नहीं। देखो शीला, हर बात में तुलना करोगी तो चैन कैसे मिलेगा? थोड़ा मन बड़ा रखो। जब अपने ही लोग फर्क करने लगे तब दिल कैसे बड़ा होगा। कमरे में कुछ देर सन्नाटा रहा। गोपाल ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द नहीं निकले। बाहर हवा बह रही थी, पर भीतर रिश्तों की गर्माहट कहीं कम पड़ गई थी। शीला उठकर बाहर चली जाती है। सुबह की धूप तालाब के किनारे से होकर आंगन में फैल रही थी। लीला चारपाई पर बैठी थी। तभी छोटी बहू मंजू रसोई से चाय लेकर आती है। अरे वाह, तेरे हाथ की बनी चाय तो जैसे थकान मिटा देती है बेटी। तू सच में इस घर की लक्ष्मी है। अरे नहीं माँ जी, चाय तो हमेशा के जैसी ही बनी है। यह सब तो आप ही का प्यार है। इतने में बड़ी बहू शीला भी वहां आ जाती है। वह सुन लेती है कि सास सिर्फ मंजू की तारीफ कर रही है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वाह, सबको इस घर में मंजू की बनाई चाय ही पसंद आती है क्या? अरे शीला, तेरी बनाई चाय भी हमेशा अच्छी होती है बेटी। तुम दोनों मेरे लिए दो आंखों जैसी हो।
एक के बिना दूसरी अधूरी। हाँ, हम दोनों बराबर ही हैं। बस तारीफ हमेशा एक की होती है। ऐसा बोलकर शीला गुस्से से चली जाती है। लीला के चेहरे पर हल्की चिंता और आंखों में ममता थी। घर के आंगन में उस दिन चाय की मिठास के साथ थोड़ी कसक भी घुल गई थी। कुछ देर बाद शंकर भी घर आ जाता है। क्या हुआ लीला? अभी तो हंसी खुशी का माहौल था, अब इतनी चुप्पी क्यों है? शीला फिर रूठ गई। मैंने बस मंजू की बनाई चाय की तारीफ की थी, पर उसे लगा मैं दोनों के बीच फर्क कर रही हूँ। दिल के रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं लीला, कभी कभी बिना वजह भी चोट लग जाती है। पर मैंने तो दोनों को हमेशा बराबर समझा है जी, कभी किसी एक का पक्ष लिया ही नहीं। मुझे मालूम है, पर बराबरी का मतलब सिर्फ कहना नहीं होता, महसूस कराना भी होता है। शायद शीला को बस वही महसूस नहीं हो पाया। हाँ, आप सही कह रहे हैं। वो जितनी सख्त बाहर से दिखती है, अंदर से उतनी ही नरम है। बस अपने मन की बातें जाहिर नहीं करती। तो फिर उसे थोड़ा अपनापन दिखा दो। माँ का एक स्पर्श कभी कभी 1000 शब्दों से ज्यादा असर करता है। लीला ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब शिकायत नहीं, समझदारी थी। उसे एहसास हो गया था कि घर की शांति बस शब्दों से नहीं, दिलों को छूने से बनती है। शाम का समय था। आसमान पर हल्की लालिमा छाई हुई थी। शंकर अपने दोनों बेटों गोपाल और नितिन के साथ आंगन में चारपाई पर बैठा था। तो बेटा नितिन और गोपाल, तुम दोनों का कामकाज कैसा चल रहा है? आजकल तो सुबह सुबह काम पर निकल जाते हो, ढंग से मुलाकात भी नहीं हो पाती। सब अच्छा चल रहा है पिताजी, बस अब जिम्मेदारियां ज्यादा हो गई हैं, इसलिए सुबह जल्दी निकलना पड़ता है। हाँ पिताजी, जब हम छोटे थे तो आप और माँ हमारी सारी जिम्मेदारी उठाते थे। अब हमारी बारी है, हम दोनों ही आपके और घर के सहारे हैं। सही कहा बेटा, अब तुम दोनों की जिम्मेदारियां सच में बढ़ गई हैं। मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो चले हैं। अब घर की डोर तुम दोनों के हाथों में है। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कभी किसी बात की कमी महसूस ना हो। हाँ पिताजी, नितिन भैया ने बिल्कुल सही कहा, हम दोनों मिलकर हर जिम्मेदारी निभाएंगे। तीनों इस तरह से बातें कर ही रहे थे कि तभी लीला वहां पर आ जाती है। अरे वाह, आज तीनों बाप बेटे इतने गहरे राज में क्या बातें कर रहे हैं। हमसे भी तो थोड़ा साझा करो। अरे नहीं माँ, ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस आजकल सुबह जल्दी निकल जाते हैं तो पिताजी से ढंग से बात नहीं हो पाती। हाँ भाग्यवान, बस अपने बेटों से थोड़ी बातें कर रहा था। इनसे बात करके मन को बड़ी शांति मिलती है। सच कहूँ माँ, आज बहुत दिनों बाद पिताजी के साथ ऐसे बैठे हैं, दिल को बड़ा सुकून मिला। हाँ हाँ बच्चों, कभी कभी यूं बैठकर बातें करने से थकान भी उतर जाती है और मन भी हल्का हो जाता है। चलो अब उठो, खाना बन गया है, सब मिलकर साथ में खाना खाते हैं। लीला के यह कहते ही तीनों बाप बेटे उठ खड़े हुए। घर के भीतर से आती रोटियों की खुशबू जैसे उस शाम को और भी अपनापन दे रही थी। सूरज की पहली किरण तालाब से उठती भाप को छूकर रसोई तक आ गई थी। मंजू रसोई में खाना बना रही थी, चूल्हे पर दाल पक रही थी। धीरे धीरे पूरे घर में हल्की खुशबू फैल गई थी। तभी पीछे से शीला वहां आती है। मंजू, खाना तैयार हो गया क्या? बस थोड़ी देर दीदी, सब्जी में आखिरी तड़का लगाना है। आप चाहें तो थाली लगा लीजिए। नहीं, तुम जाकर माँ बाबूजी को बुला लो, मैं तब तक खाना परोस देती हूँ। ठीक है दीदी, मैं बुला देती हूँ। शीला ने चालाकी से मंजू को बाहर कर दिया और मंजू ने जो खाना बनाया था उसमें बहुत सारा नमक डाल दिया। अब मैं भी देखती हूँ कि तेरे खाने की तारीफ कौन करता है। बड़ी भोली बनती है ना तू। उसके बाद सब लोग खाना खाने बैठ गए। जब सबने थोड़ा थोड़ा खाना खाया और उसमें बहुत ज्यादा नमक पाया, तब शंकर ने कहा, अरे मंजू, आज तो खाने में नमक जरा ज्यादा पड़ गया लगता है। हाँ जी, शायद मंजू से खाने में नमक डालने में थोड़ी चूक हो गई।
माफ कीजिए माँ जी, शायद गलती से खाने में नमक ज्यादा हो गया। कोई बात नहीं बेटी, गलती इंसान से ही होती है। ये सब देखकर शीला को बहुत गुस्सा आता है कि कैसे माता पिता दोनों उसकी तरफदारी कर रहे हैं। शीला अपने तीखे स्वर में बोलती है, ध्यान नहीं रहा, हर बार कोई ना कोई बहाना तैयार रहता है। इतना सीधा काम भी सही से नहीं होता। शीला, इतनी सख्ती मत दिखा बेटी। गलती तो हर किसी से होती है, कल को तेरे से भी हो सकती है। अगर यही गलती मैंने की होती ना तो गलती नहीं लापरवाही कहलाती, पर मंजू करे तो सब मुस्कुरा देते हैं। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा जाता है। शीला बेटी, नमक ज्यादा है तो क्या हुआ, खाने में नहीं, बस आज शब्दों में मिठास कम पड़ गई है। घर का स्वाद तो प्यार से बनता है, नमक से नहीं। बेटी, तू परेशान मत हो, खाना नहीं, तेरी नीयत सबसे ज्यादा मायने रखती है। मंजू की आंखों में हल्की नमी है, पर चेहरे पर विनम्र मुस्कान। शीला खामोश बैठी है, उसकी नजर मंजू पर ठहर जाती है, जिसमें जलन से ज्यादा एक अनकहा दर्द झलकता है। आज सबके बीच कुछ अनकही दूरी छोड़ गया। दाल में नमक ज्यादा था, पर रिश्तों में खटास उससे भी गहरी थी। अब रात हो चुकी थी। आंगन में सन्नाटा था, बस दीवार की छाया हिल रही थी। मंजू कमरे के कोने में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, जैसे दिन भर का सारा दुख उनमें समा गया हो। नितिन भी अपने काम से घर आता है, थका हुआ पर मुस्कुराते हुए। जब उसकी नजर मंजू के चेहरे पर पड़ती है तो उसकी मुस्कान धीरे धीरे मिट जाती है। मंजू, ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? कुछ नहीं जी, बस थोड़ी थक गई थी। थकान तो दिखती नहीं, मन में कुछ बात है क्या? कुछ नहीं जी। लेकिन नितिन सब समझ गया। धीरे धीरे मंजू ने दिन में हुई सारी बात उसे बता दी। नितिन बिना कुछ बोले सुनता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बस चिंता थी, अपनी पत्नी के दुख को महसूस करने की। मंजू, तुम्हें पता है, तुम जैसी हो वैसे ही रहना। हर किसी का दिल साफ नहीं होता, पर तुम्हारा मन बहुत सुंदर है। कभी अपने आंसू मत छिपाया करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पता है जी, बस कभी कभी मन भारी हो जाता है। उस रात कोई बड़ी बात नहीं हुई, बस एक चुप्पी थी जिसमें विश्वास की आवाज छिपी थी। दूसरी तरफ शीला खिड़की के पास चुपचाप बैठी थी। चेहरे पर नाराजगी थी, आंखों में कुछ बेचैनी सी। गोपाल कमरे में आता है, उसे देखता है और कहता है, शीला, तुम कब से यूं चुप बैठी हो? कुछ बात है क्या? कह भी दूं तो क्या फर्क पड़ता है, कोई सुनता ही कहाँ है। अरे शीला, फिर से वही बात, बताओ तो क्या हुआ है आज? शीला ने उसकी तरफ देखा, फिर नजर फेर ली। थोड़ी देर बाद बोलती है, आज फिर सब मंजू की तारीफ कर रहे थे। माँ जी तो बस उसी की बातें करती रहती हैं। कभी मेरे लिए एक अच्छी बात भी नहीं निकलती उनके मुंह से। शीला, माँ सबको बराबर मानती हैं, तुम बस जरूरत से ज्यादा सोच लेती हो। ज्यादा सोचती नहीं हूँ, बस महसूस करती हूँ। जब हर बार किसी और की तारीफ हो और तुम्हारा नाम कोई न ले तो दिल को दुख होता है। तुम हर चीज की तुलना क्यों करती हो? मंजू जैसी है वैसी रहे, तुम अपनी जगह पर कम नहीं हो। सबको तो मैं ही गलत लगती हूँ, सब उसी की अच्छाई गिनते हैं। गोपाल कुछ पल चुप रहा। वो समझ गया कि शीला के मन में नाराजगी से ज्यादा अकेलापन है। शीला, अगर तुम चाहो तो सब ठीक हो सकता है। थोड़ा अपने मन को हल्का करो, थोड़ी मुस्कान बांटो, लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे। कहना आसान है गोपाल, पर जब कोई समझे ही नहीं तो मुस्कुराने का मन भी नहीं करता। गोपाल कुछ नहीं बोला। कमरे में कुछ देर चुप्पी छा गई। शीला खिड़की से बाहर देखती रही। उसके चेहरे पर नाराजगी थी, पर कहीं अंदर एक सवाल भी। क्या सच में वो गलत है या बस सब उसे गलत समझ रहे हैं? सुबह का वक्त था। शंकर अपने आंगन में बैठे चाय पी रहा था। तभी लीला घबराई हुई उसके पास पहुंचती है। सुनते हो जी, मेरी अलमारी में जो पैसे रखे थे वो दिखाई नहीं दे रहे। आपने तो नहीं निकाले? नहीं भाग्यवान, मैंने तो कोई पैसे नहीं निकाले। क्या हुआ? पता नहीं, कल ही तो रखे थे, अब नहीं मिल रहे।
मुझे लगा शायद आपने लिए होंगे। अरे भाग्यवान, इतना परेशान मत हो। शायद नितिन या गोपाल ने किसी जरूरत में निकाल लिए हों। उन्हें बुला लो। पर वे मुझसे पूछे बिना कुछ नहीं लेते। चलो, मैं ही दोनों को बुला लेता हूँ। थोड़ी देर में सभी एकत्र हो जाते हैं। हवा में हल्का तनाव था। बेटा, तुम्हारी माँ की अलमारी से कुछ पैसे गायब हुए हैं। तुम दोनों में से किसी ने लिए हैं क्या? नहीं पिताजी, मैंने तो नहीं लिए, और मैं माँ से बिना पूछे कुछ नहीं निकालता। मैंने भी नहीं लिए पिताजी। ठीक है बेटा, तो फिर पैसे गए कहाँ? इतना सुनते ही शीला के चेहरे का रंग बदल गया। असल में पैसे किसी और ने नहीं, बल्कि उसी ने लिए थे, और उन्हीं पैसों से वो अपने लिए गहने ले आई थी। अब डर के मारे उसने तुरंत बोलना शुरू किया। पिताजी, मुझे तो लगता है वो पैसे मंजू ने लिए होंगे। मैंने उसे दिन में माँ जी के कमरे की ओर जाते देखा था। दीदी, आप क्यों झूठ बोल रही हैं? मैं तो आज पूरे दिन रसोई में थी और माँ जी के कमरे में गई ही नहीं। हाँ, अब झूठ बोलो, तुम तो बड़ी सीधी बनती हो ना। यह सुनकर माहौल थोड़ा भारी हो गया। शंकर और लीला दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर शंकर ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, बस, अब और नहीं। बिना किसी सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना सही नहीं है। हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। पहले समझबूझ से काम लेना चाहिए। हाँ, पिताजी सही कह रहे हैं। फिलहाल हम इस बात को यहीं खत्म करते हैं। अगर कोई गलती हुई होगी तो सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। इतना कहते हुए लीला ने बात को वहीं रोक दिया। घर में थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। फिर सब अपने अपने कमरों में चले गए। रात का सन्नाटा पूरे घर में फैल चुका था। मंजू कमरे के कोने में बैठी थी। आंखों में आंसू थे, चेहरे पर चुप्पी। दिन भर की बातें अब उसके दिल में बोझ बनकर बैठी थीं। मंजू, क्या हुआ? तुम इतनी चुप क्यों हो? क्या अब भी सुबह की बात मन में है? और क्या सोचूं जी, बिना कुछ किए मुझ पर इल्जाम लगा दिया गया, सबके सामने, बिना एक बार पूछे हुए। मुझे पता है तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल था, पर ऐसे वक्त में खुद को टूटने मत दो। कभी कभी सोचती हूँ, क्या सच बोलने और सीधा रहने की सजा यही होती है? किसी ने ये तक नहीं पूछा कि मैंने किया भी या नहीं। लोग वक्त देखकर बोलते हैं मंजू, पर सच को वक्त की नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है। तुम वैसी ही रहो जैसी हो, सच्ची, साफ दिल वाली। बाकी का हिसाब ऊपर वाला खुद करेगा। बस डर यही है कि ये बातें रिश्तों में दरार न डाल दें। रिश्ते सच्चाई से बनते हैं मंजू, इल्जामों से नहीं। जो सच जानते हैं वो तुम्हारा साथ हमेशा देंगे। पर दिल तो दुखता है ना जी, जब अपने ही बिना वजह बातों से चोट पहुंचा दें। हाँ, बात तो सही कहती हो, पर कभी कभी जो बोलता है वो गलत नहीं, बस अधूरा होता है। शीला दीदी भी शायद किसी डर में होंगी, तभी उन्होंने ऐसा कहा। डर तो मुझे भी लगता है, पर फिर सोचती हूँ, झूठ से मिला चैन तो बस कुछ पल का होता है, सच ही आखिर में सुकून देता है। तुम्हारी यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तुम शिकायत नहीं करती, बस हालात को स्वीकार कर लेती हो। शिकायत क्या करूं जी, जिस घर को अपना मान लिया वहां तो बस निभाना ही सीखा है। तुम्हारे जैसे लोग ही घर को घर बनाते हैं मंजू। कभी मत बदलना, चाहे हालात कैसे भी हो। नितिन ने धीरे से मंजू का हाथ थाम लिया। कमरे की हवा में अब पहले जैसा बोझ नहीं था, सिर्फ एक भरोसा था कि सच देर से सही लेकिन अपनी जगह बना ही लेगा। कुछ दिन बीत गए। एक दोपहर शंकर शीला के कमरे के पास से गुजर रहे थे जब उन्होंने अंदर से शीला की आवाज सुनी। उस दिन तो मैं डर ही गई थी, पर अच्छा हुआ किसी को शक नहीं हुआ। माँ जी तो वैसे भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, वो मुझ पर कभी शक नहीं करेंगी। शंकर ठिठक कर रुक गए। उनके चेहरे का सारा भाव बदल गया। अब सब कुछ साफ था। उन्होंने चुपचाप यह राज अपने तक ही रखा, क्योंकि सच सबके सामने इज्जत से, न कि अपमान से आना चाहिए। रात होते ही उन्होंने सबको बुलाया। बेटा, कुछ दिन पहले जो पैसे गायब हुए थे, उनका असली कारण अब मुझे पता चल गया है। असली दोषी हमारे ही बीच है। शीला घबरा जाती है।
आज मैंने खुद तुम्हारे कमरे के पास खड़े होकर सुना। तुमने ही पैसे लिए थे और जिस मंजू पर तुमने झूठा इल्जाम लगाया था वो पूरे समय चुप रही, फिर भी तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहा। शीला की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ जी बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। गलती हो गई तो उसे मान लेना ही सबसे बड़ी सच्चाई है। अब बात खत्म करो। हमारे लिए दोनों बहुएं बराबर हैं, कभी किसी का दिल मत दुखाना। उस दिन के बाद से घर में फिर सुकून लौट आया। गलती की छाया हट चुकी थी और रिश्तों की गर्माहट ने एक बार फिर उस घर को रोशनी से भर दिया।